विवेक की मदहोशी तब कुछ कम हुई जब उसने कार का दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ सुनी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे कुछ लहरें सी चल रही हों। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, मम्मी। आज पहली बार तो उसे मुश्किल से घर लाई हूँ। बेटी, तुम उसके साथ खोली में तो रही हो, मगर खोली में तो उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। माँ, क्या कह रही हो? क्या तुम दोनों ने सुहागरात नहीं मनाई? ओह नो मम्मी, उसने तो मुझसे इसीलिए शादी की है कि उसे विश्वास है कि उसकी पहली पत्नी मर जाएगी। किसी ज्योतिषी ने उसका हाथ देखकर उसे मूर्ख बना दिया है। ऐसा ना होता तो वो कभी मुझसे शादी नहीं करता। पागल है वो। वैसे गधे हस्बैंड के साथ लाइफ बड़े मजे में गुजरती है, लेकिन आज खाली हाथ ना जाने पाए। इतनी पीने के बाद तो मैंने इसे पूरी बोतल में उतार लिया था। विवेक अब तक पूरी तरह होश में आ चुका था। उसने मोनिका के अंदर जाते कदमों की आहट सुनी। फिर देवयानी ने पिछला दरवाजा खोला और विवेक की बाह पकड़कर खींचने लगी। विवेक ने अचानक उसे जोर से धक्का दिया और वो हल्की सी चीख के साथ लड़खड़ाकर पीछे हट गई। विवेक बाहर निकलकर लड़खड़ाती आवाज में बोला, साली, तुम माँ बेटी हो या कुछ और, अपन को नहीं मालूम था। तुम 1 नंबरी हो और तुम्हारी माँ 10 नंबरी। और साली, तुम लोगों का कुछ ईमान धर्म भी है। विवेक, तुम नशे में हो, अंदर चलो। धत, इस पाप की छत के नीचे अपन एक सांस भी नहीं लेगा। विवेक आगे बढ़ने लगा तो देवयानी ने उसकी बाह पकड़कर कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अरे हट। विवेक ने उसे फिर धक्का दिया तो देवयानी कार से टकराई, लेकिन अब उसके ऊपर पागलपन सा सवार हो गया था। उसने झपट कर विवेक को दबोच कर कहा, नहीं जाने दूंगी, तुम कानूनन मेरे पति हो। अरे, अपन से कुश्ती लड़ने का है क्या? अपन अब तक इसीलिए चुप है कि तू औरत है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और वो अपन की कौन हुई? तेरी माँ, मदर इन लॉ। इन लॉ हटा के क्या बनेगी? मदर मतलब माँ। और वो अपने बेटे के माफिक सन इन लॉ के बारे में क्या बोल रही थी? इस बार विवेक के धक्का लगने से देवयानी काफी दूर तक चली गई। उसकी आंखें जैसे अंगारे से उगलने लगी, जैसे वो आगे विवेक से हार मानने को तैयार ही नहीं है। आज वो उसे अपने साथ सुलाकर ही मानेगी। इस बार वो पूरी शक्ति से विवेक पर झपटी, लेकिन विवेक होशियार हो गया था। उसने फुर्ती से कन्नी काटी और देवयानी झोंक में आगे निकल गई। साथ ही वो लड़खड़ाकर गिर गई थी। विवेक फाटक की ओर भागा। देवयानी उठकर उसके पीछे दौड़ती हुई चिल्लाई, चौकीदार, खबरदार, फाटक मत खोलना। विवेक ऊंची छलांग मारकर फाटक पर से सड़क पर आ गया। अंदर से देवयानी चिल्लाई, चौकीदार पकड़ो, जाने ना पाए। चौकीदार ने विवेक को भागते हुए देखा तो अचंभे से बड़बड़ाया, यह तो जमाई बाबू हैं, अभी तो गाड़ी में आए थे बेबी और मालकिन के साथ। देवयानी फाटक पर रुककर चौकीदार को डांट कर बोली, बास्टर्ड, उसे रोका क्यों नहीं? मैं लगातार चिल्ला रही हूँ। फिर वो खुद फाटक से निकलकर दौड़ने लगी। वो चिल्लाए जा रही थी, विवेक, विवेक, मैं कहती हूँ रुक जाओ विवेक। देवयानी और भी अधिक तेजी से दौड़ती चिल्लाई, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। एक ड्यूटी कांस्टेबल ने सीटी बजाई तो विवेक भी चिल्लाने लगा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। ड्यूटी कांस्टेबल उसके साथ साथ दौड़ता हुआ बोला, कहाँ है चोर? वो पीछे आ रहा है। कांस्टेबल ने कहा, पीछे तो एक मेम साहब आ रही है। वो मेम साहब नहीं, मेरी वाइफ है। ओ, मैं समझा था आप चोर हैं। साले, सूरत से तुम चोर नजर आते हो या मैं? ड्यूटी कांस्टेबल लौट गया। विवेक जल्दी से एक गली में घुस गया। कुछ देर बाद कांस्टेबल और देवयानी साथ साथ दौड़ते हुए आगे निकल गए। देवयानी कह रही थी, मैं उसी को पकड़ने को कह रही थी, मगर वो तो कह रहा था आप उसकी मिसेज हैं। शट अप एंड गेट लॉस्ट। विवेक आराम से गली से बाहर निकल आया। इतने में एक टैक्सी नजर आई। विवेक उसे रोककर पिछली सीट पर बैठ गया और ड्राइवर को पता बताकर बोला, मैं जरा नींद के मूड में हूँ, बस्ती के बाहर मुझे जगाने का है। विवेक खर्राटे लेने लगा। फिर उसे ड्राइवर ने झिंझोड़ कर ही जगाया। विवेक किराया चुकाकर जम्हाई लेकर उतरा ही था कि उसने दूसरी टैक्सी देखी जिसमें से देवयानी उतरी और इधर उधर देखकर
तेजी से गली के अंदर चली गई। विवेक जल्दी से खोली के खोखे की छत पर चढ़कर लेट गया। देवयानी ने जोर जोर से दरवाजा पीटा। बस्ती में सन्नाटा था। रीमा देवी ने दरवाजा खोला और आंखें मलकर देवयानी को देखकर चौंक कर पूछा, बहू तुम इस वक्त? देवयानी संभल कर बोली, माँ जी विवेक आ गए क्या? नहीं तो, वो तो तुम्हारे साथ ही महेश की शादी पर गया था। जी उन्होंने वहाँ ज़्यादा पी ली थी, पता नहीं किस समय निकल आए। अरे जाएगा कहाँ, वापस तो यहीं आएगा। तुम चिंता मत करो, अंदर आकर सो जाओ। माँ जी असल में मेरा उनसे झगड़ा हो गया था। तो क्या हुआ? ऐसे कौन से पति पत्नी हैं जिनमें आपस में झगड़ा नहीं होता? तुम सो जाओ। मुझे तो नींद नहीं आएगी जब तक वो नहीं आ जाते। अच्छा तुम जाओ, मैं उसे लेकर आती हूँ। मुझे मालूम है ऐसी हालात में वो कहाँ होता है। रीमा सोटी उठाकर बाहर निकली तो देवयानी भी पीछे पीछे चलने लगी। बाहर आकर रीमा देवी एक खोखे के पास जाकर जोर से सोटी छत पर मारकर चिल्लाकर बोली, विवेक के बच्चे नीचे उतर। कमीने तू बहू से झगड़ा करता है, चल नीचे आ। माँ ये साली बहू नहीं चुड़ैल है। हाय हाय क्या बकता है, साली पास ही तो खड़ी है, पूछ लो इससे। क्या पूछूं, अपन को शर्म आती है। बहू ये क्या कह रहा है? देवयानी बौखला गई। वो माँ जी मम्मी का कोई बेटा नहीं है ना, इन्हें देखकर मम्मी को बेटे जैसा प्यार आ गया था। अच्छा विवेक बोला, अपन को दामाद की जगह वो ना जाने क्या क्या अला बला बोल रही थी। माँ जी मेरी मम्मी ऊंची सोसाइटी की है, क्या वो बेटा बेटा पुकारती, डियर नहीं बोल सकती थी? अच्छा तू नीचे आता है या नहीं? विवेक उठकर बैठ गया और रुआंसी आवाज में बोला, आ रहा हूँ। मारेगी तो नहीं? नहीं मारूंगा, चल नीचे आ। विवेक नीचे कूद पड़ा। रीमा देवी अपनी दरी बाहर लेकर आई और बरामदे में बिछा ली। अच्छा बहू अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। देवयानी ने दरवाजा बंद कर लिया। फिर विवेक की ओर ऐसे मुड़ी जैसे विवेक अंदर कैद हो गया हो। दूसरे ही पल विवेक ने उसे दबोचकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसके हाथों को पीछे बांधकर दोनों टांगे भी बांध दी। देवयानी के गले से अजीब अजीब सी आवाजें निकलती रहीं। बाहर लेटी रीमा देवी के होठों पर मुस्कुराहट आई, फिर वो सो गई। देवयानी कुछ देर मचलती रही और बेबसी से विवेक को देखती हुई वो भी सो गई। लेकिन विवेक पहले ही खर्राटे भर रहा था और आसपास सन्नाटा। दूसरे दिन सुबह जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर विवेक की नींद टूट गई। रीमा देवी दरवाजा खटखटाए जा रही थी। विवेक ने जल्दी से उठकर देवयानी को देखा, वो भी जाग गई थी, लेकिन वैसे ही बंधी पड़ी थी। विवेक ने खाट से कूदकर उसके पास उकड़ू बैठ तेज कानाफूसी में कहा, साली माँ को कुछ बताएगी तो अपन अक्खा बस्ती को इकट्ठा करके तेरे और तेरी माँ के काले कारनामों के बारे में बता देगा। फिर उसने देवयानी को खोल दिया और खुद जल्दी से लेट गया। देवयानी ने करहा कर अपनी कलाइयां सहलाई, फिर दरवाजा खोला। देवयानी का चेहरा ध्यान से देखकर माँ मुस्कुराई और फिर विवेक को देखकर मुस्कुराकर बोली, अनाड़ी है बहू और नादान भी, इसकी बातों का बुरा मत माना कर। मेरा बेटा कैसा भी सही मगर दिल का एकदम साफ है। जो दिल में होता है वही जबान पर। बाप की छाया मिली नहीं, इसी वजह से दुनियादारी भी ठीक तरह नहीं समझता। देवयानी कुछ नहीं बोली। उसने ध्यान से विवेक को देखा। वैसे तो देवयानी दूसरी लड़कियों की तरह विवेक की पुरानी दीवानी थी। एक बार उसके साथ शारीरिक मिलाप के बाद वो उसके लिए बिल्कुल पागल हो गई थी, लेकिन आज पहली बार उसने विवेक को ऐसी नज़रों से देखा जिसमें वासना नहीं थी। अनायास उसके दिल में विवेक के लिए प्यार उभरा। रीमा का एक एक शब्द सही था। सचमुच विवेक बहुत सीधा है, सतयुग का महापुरुष जो गलती से कलयुग में पैदा हो गया है। जो दिल में होता है वही जवान पर। वो सोच रही थी इससे बढ़कर और क्या होगा कि साधारण ज्योतिषी के कथन पर विश्वास करके उसकी पहली पत्नी मर जाएगी और यही अंत अंजलि के पहले पति का होगा। उसने अपनी प्रेमिका की शादी अपने दोस्त महेश से करवा दी। देवयानी ने झुककर विवेक का माथा चूम लिया। इस गहरी नींद में इस समय वो कोई फरिश्ता सा लग रहा था। रीमा देवी उसे दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी देख रही थी। तू नहा ले बहू, मैंने रात को ही पानी भर लिया था,
अगर तू चाहेगी तो मैं विवेक को चंद दिनों के लिए तेरे साथ तेरे मायके रहने को भेज दूंगी। देवयानी की कल्पना में उसकी अपनी हाई सोसाइटी वाली माँ घूम गई। उसने झुरझुरी सी लेकर कहा, नहीं नहीं माँ, मुझे यहीं अच्छा लगता है, मैं यहीं रहूंगी। जब माँ से मिलने को जी चाहेगा तभी जाया करूंगी। जैसी तेरी खुशी, तू नहा ले, दरवाजा अंदर से बंद करके मैं नाश्ते के लिए सामान ले आऊं। रीमा देवी चली गई। देवयानी पास ही छोटी सी दीवार की ओट में स्नान इत्यादि के लिए बने स्थान में कपड़े उतारकर नहाने के लिए बैठी ही थी कि विवेक ने हल्की सी करवट ली और देवयानी को जाने क्या शरारत सूझी कि उसने पानी के कुछ छींटे विवेक पर फेंक दिए। विवेक एकाएक उठ खड़ा हुआ। उसने चिल्लाकर कुछ कहना चाहा, मगर उसे वस्त्रहीन देखकर जल्दी से लेटकर करवट लेता हुआ बड़बड़ाया, लुच्ची लफंगी। देवयानी मुस्कुराकर नहाने लगी और विवेक फिर धीरे से करवट लेकर उसे देखने लगा, मानो भीतर आग सुलगने लगी हो।